इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले 4 तारीख को देश में 400 पार का जो नारा हम लोगों ने दिया है वो फलीभूत भी होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ किसका संविधान खतरे में है। पहली बात कि भारत का संविधान तो कतई खतरे में नहीं है। तो भारत के संविधान के आड़ में वो अपनी संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। भारत का संविधान कतई खतरे में नहीं है। समाजवादी का संविधान खतरे में है और देश का संविधान तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एकदम मजबूत स्थिति में चल रहा है। और भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत जो भारतीय संविधान के प्रथम पेज पर है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, आज मैं यहाँ जहाँ न्याय मिलता है जनता को, मैं यहाँ आया हुआ। ये बात बेरोजगारी और महंगाई की, तो देखिए हर चीज़ का विकल्प होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर महंगाई हमारा ये मानना है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम बना करके। हमारी मोदी सरकार ने सिस्टम बनाया कि आप घबराओ नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 158 योजनाएं आज सबसे ज़्यादा लाभ कोई ले रहा है तो मुस्लिम समाज ले रहा है। ये बरगलाने वाली बात है और ये जातिवाद से ऊपर उठने की आवश्यकता है। एनडीए गठबंधन से यूपी के घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं और लगातार वो कचहरी में जनसंपर्क कर रहे हैं। अरविंद जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और माहौल सत्ता के पक्ष में भी है, सरकार के पक्ष में भी है, मोदी जी के पक्ष में भी है। और सिर्फ माहौल ही नहीं है, जनता के बीच में जो सरकार के कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा करने के उपरांत जनता ने निर्णय लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पुनः नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का। और सिर्फ घोसी लोकसभा नहीं, अन्यत्र लोकसभाओं में भी लगातार जिस प्रकार से एनडीए परिवार की तरफ जन समर्थन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले 4 तारीख को देश में 400 पार का जो नारा हम लोगों ने दिया है वो फलीभूत भी होगा। अच्छा, 400 पार वाली ही बात तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 400 पार जब जाएगा तो उसके बाद फिर संविधान की जो बात हो रही है उस पर क्या जवाब आपका है कि संविधान खतरा है, जो लोगों को मैसेज दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ किसका संविधान खतरे में है। पहली बात कि भारत का संविधान तो कतई खतरे में नहीं है। दूसरी बात कि जब 400 पार सीट जाएगा तो जितने विपक्ष की पार्टियां हैं जो इस समाज में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा देते रहे, जो नौजवानों का रोजगार छीनते रहे, शिक्षा में दोहरी व्यवस्था करते रहे, महिलाओं के साथ अपराध करते रहे, कहीं न कहीं ऐसे जो भी पार्टियाँ हैं, जैसे ही 400 पार पूरा होगा तो उन तमाम पार्टियों की सीटें जीरो हो जाएंगी। जैसे ही सीट जीरो होगी तो जो राष्ट्रीय पार्टी होगी वो राज्य पार्टी हो जाएगा, जो राज्य पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा। तो कोई भी पार्टी बनाता है या चलाता है तो उसका एक संविधान रहता है। तो भारत के संविधान के आड़ में वो अपनी संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। भारत का संविधान कतई खतरे में नहीं है। मैं इसको भी सिद्ध कर देता हूँ। 2014 के पहले जब भी मतदान होते थे तो जिस प्रकार से भय का माहौल रहता था, जिस प्रकार से कि बम फेंक देंगे लोग, गोली मार देंगे और हाथ काट लेंगे, ये तमाम तरह की जो समस्याएं होती थीं, आज 2014 के बाद से इस प्रकार की समस्याएं कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। सभी लोग खुशी एकदम खुश होकर के झूम करके मतदान कर रहे हैं। और शायद इसीलिए हमारा भारत निर्वाचन आयोग भी प्रसन्न है इस बात को कहते हुए कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा जब हर मतदाता मतदान करेगा। और हर मतदाता पूरी ताकत के साथ भारतीय संविधान को साक्षी मान करके इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, घोसी के सर्वांगीण विकास के लिए वो छड़ी का बटन दबाने के लिए तैयार है। ये विरोधी चाहे लाख साजिशें रच लें, मैं आपको बताता हूँ, ये 2017 में भी कहे संविधान खतरे में है, 2019 में भी कहे संविधान खतरे में है, उपचुनाव भी हुआ तब भी कहे संविधान खतरे में है, 22 का चुनाव हुआ तब भी क्या संविधान खतरे में रही? खतरा कब तक रही भाई? और ऐसा खतरे वाली कोई घंटी तो अभी तक बजी नहीं। अगर अब यहाँ कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड एकदम तनतना के चला आता है। कहीं अगर मान लीजिए कहीं अगर कोई घटना हो गई तो एम्बुलेंस वाला हूटर बजाते हुए चला आता है, पुलिस वाले हूटर बजाते हुए चले आते हैं। तब तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ घटना घटित है। लेकिन अगर संविधान खतरे में है तो ये दिख क्यों नहीं रहा है? जो दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग ये मान लिए हैं समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। इसीलिए आजमगढ़ के मंच पर उस समाजवादी संविधान के द्वारा जो चयन किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनको उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने धक्का देकर के पीछे कर दिया। कहा कि आप पीछे रहिए, हम लोग आगे रहेंगे। वो तो अखिलेश यादव जी को ज़बरदस्ती जो है धक्का फक्का देकर के आगे आना पड़ा। कोई हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं था, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना ये है कि ये दिख रहा है, ये परिलक्षित हो रहा है समाजवादी का संविधान खतरे में है
और देश का संविधान तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एकदम मजबूत स्थिति में चल रहा है। और भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत, जो भारतीय संविधान के प्रथम पेज पर है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, आज मैं यहाँ जहाँ न्याय मिलता है जनता को, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और कचहरी में, और यहाँ जिस प्रकार का माहौल है, न्याय करने वाले लोग और न्याय जो देते हैं, जजमेंट देने वाले लोग जब अपने अधिवक्ताओं के समक्ष जब पेश होते हैं, या अधिवक्ता जब पेश होते हैं उनके सामने, तो वो अन्याय और न्याय दोनों के बीच का रास्ता तैयार करते हैं कि किसी का नुकसान हो। तो हमारी सरकार भी ये कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2024 में प्रचंड बहुमत के लिए सबका प्रयास भी हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, कहीं इशू आपको दिखाई दिया? जब निकलते हैं तो कहीं युवाओं की नाराजगी दिखाई दी, कहीं महंगाई की बात हुई? नहीं, युवा नाराजगी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब जब इस देश में कोई विपत्ति पड़ी है, जब जब इस देश पर कोई आफत आई है, तो युवाओं ने ही नया विकल्प तैयार करने का काम किया। मुझे याद है, जब इस देश में अंग्रेज़ों का आतंक बढ़ता चला जा रहा था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अंग्रेज रिटायर्ड जनरल कमिश्नर ने, एलन एक्टोवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। जब वो कोलकाता विश्वविद्यालय में जाकर के अपना संबोधन दिया, तो इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई नौजवान खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उस 3,500 या 4,500 जो स्टूडेंट थे, उसके बीच से मात्र 21 लोग निकल करके सामने आए, और 21 लोगों ने इस देश की रक्षा सुरक्षा, इस देश की लुट अस्मिता को बचाने के लिए एलन एक्टोवियन ह्यूम को विश्वास दिलाया। और एलन एक्टोवियन ह्यूम ने 21 लोगों को लेकर के 1905 में जब आपसी झगड़ा हुआ, नरम दल गरम दल की स्थापना हुई। नरम दल ने कहा कि हम तो कागज़ पत्तर से काम करेंगे, जैसा यहाँ हमारे कचहरी में होता है, और गरम दल के लोगों ने कहा हमारा तो भाई वही तोप गोली बंदूक चलेगा। और 1905 में जब नरम दल और गरम दल की स्थापना हुआ, गरम दल के लोगों ने बीड़ा उठाया और 1947 में बाध्य कर दिया, इस देश से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा, और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ। इसके साथ साथ 1950 में भारतीय संविधान, इस देश को चलाने के लिए संविधान दिया गया। 395 अनुच्छेद संविधान में है, और 395 अनुच्छेद में कोई संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से जनता के हितों के लिए जनता द्वारा चुना गया सरकार इस चीज़ को पूरी जवाबदेही के साथ काम कर रही है कि जब जब जनता के प्रति या जनता का हनन होगा, उसके अधिकारों का हनन होगा, तो भारतीय संविधान जो इस देश की रक्षा भी करता है, इस देश की सुरक्षा भी करता है, मजबूत लोकतंत्र को स्थापित भी करता है, एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करता है। तो सरकार जो मजबूत रहेगा वो कभी अहित नहीं करेगा। जनता खुश है। हाँ, रही बात बेरोजगारी और महंगाई की, तो देखिए हर चीज़ का विकल्प होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर महंगाई हमारा ये मानना है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम बना करके। हमारी मोदी सरकार ने सिस्टम बनाया, जब राशन का वितरण किया, 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था दिया, फ्री शिक्षा देना चालू कर दिया, और अभी लड़कियों की शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर के बच्ची चाहे जितना पढ़ना चाहेगी उसको व्यवस्थित करने का काम किया। अटल आवासीय विद्यालय बना करके जितने मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के बच्चे हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था दिया गया। और इसके साथ साथ अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, जिस पूर्वांचल को समाजवादी और बीएसपी के लोगों ने अभागा छोड़ दिया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में जमीन एक्वायर करते हुए लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करने का बंदोबस्त बनाया गया। मैं 2018 में इसी विभाग का मंत्री था। मैंने प्रपोजल तैयार किया कि हमारे पूर्वांचल के हर मंडल, हर ब्लॉक में छोटे छोटे कल कारखाने खुलें, ताकि हमारे उस ब्लॉक का बेटा, हमारे उस ब्लॉक का बेरोजगार नौजवान वहीं पर रोजगार करेगा, वो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं जाएगा। मैं लॉजिकल तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश का नौजवान पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत की फैक्ट्री चला सकता है, तो हम इस उत्तर प्रदेश को इतना अच्छा बना दें, इस उत्तर प्रदेश में इतना अवसर हम ला दें कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आकर के फैक्ट्री लगावें, और यहाँ के बच्चे यहीं की फैक्ट्री चला करके अपने क्षेत्र का कल्याण करें। बीएसपी ये कह रही है कि उसके पास चौहान और चमार बिरादरी का वोट है। राजीव राय कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव का वोट है, एक मजबूत वोट बैंक है। अरविंद राजभर के बाद क्या है? हमारे पास जनता है, समाज है। समाज किसी एक जाति से नहीं बनता है, समाज सबके संकलन से ही समाज का निर्माण होता है। और समाज मीन्स जनता, और जनता इस बात को कह रही है कि हमें विकास चाहिए, हमें जाति नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए तिरस्कार हो रहा है उन लोगों का। वो लोग बार बार जाति की बात कर रहे हैं। मेरे पास तो मुस्लिम है, मेरे पास तो यादव है, सब ठेका वही ले रखे हैं क्या? जब जब मुस्लिम समाज पर कोई आफत विपत आई, तो उनके नेता तो एक को बार सदन में खड़ा होकर, एक भी मोबाइल पर सब कुछ ऑनलाइन रहता है, एक भी वीडियो निकाल के दिखा दे कि मुस्लिमों के पक्ष में कोई बात उठाया हो। अगर बात उठाया है किसी ने, जब जब उनके खिलाफ कोई साजिशें रची गई, या फिर जब जब उनको कोई दिक्कत हुई, तो अगर आवाज़ उठाने कोई काम किया, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने उठाने काम किया। और ओम प्रकाश राजभर जी ने
उन तमाम मुद्दों को उठा करके मुस्लिम समुदाय को सुरक्षित करने का काम किया कि आप घबराओ नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 158 योजनाएं आज सबसे ज़्यादा लाभ कोई ले रहा है तो मुस्लिम समाज ले रहा है। ये बरगलाने वाली बात है और ये जातिवाद से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमारे बीएसपी कैंडिडेट कह रहे हैं दलित और चौहान समाज बीजेपी का कोर मतदाता है और चौहान इस चीज़ को जानता है कि हमारा आन बान सम्मान कहाँ पर बचा हुआ है। आज जिस प्रकार से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने अभी एक चौहान समाज के बेटे को, श्री फागू सिंह जी को राज्यपाल बनाया, अभी हमारे दारा सिंह चौहान जी को मंत्री बनाया, रामविलास चौहान जी को जो है विधायक बनाया। तो ऐसा है, राजनीतिक भागीदारी भी प्राप्त होना चाहिए, कहने से नहीं होता है। आपको समझ में आ जाएगा आने वाले 1 तारीख को सभी लोग झूम करके चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाएंगे। 4 तारीख को परिणाम आएगा, घोसी में प्रचंड जीत होगी और जीत जनता की जीत होगी। बीजेपी का साथ नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे। ये सब बीजेपी के ही लोग हैं। अभी जो नारा लगा रहे थे ये बीजेपी नहीं बता रहा, ये बीजेपी हैं और वो बीजेपी हैं, ये बीजेपी हैं और इधर अभी गणेश सिंह जी हैं, चुन्नू सिंह जी हैं। आज यहाँ जो भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा था, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा था, जनसंपर्क जो कार्यक्रम चल रहा था, जनसंपर्क में मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उसमें मिनिमम लोग हमारे पार्टी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप किसी से बात करेंगे वो आपको सदस्य भारतीय जनता पार्टी में, मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये विपक्ष की जो साजिशें हैं वो यही बात कह करके ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के लोग तो साथे नहीं दे रहे हैं। आप देखिएगा, अभी मैं पूरा कचहरी घुमा हूँ, एक भी चैम्बर नहीं छोड़ा हूँ, एक भी बेंच नहीं छोड़ा हूँ। मैक्सिमम लोगों ने, मात्र एक लोग जो समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने धन्यवाद किया है। ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि आप जैसे युवा की आवश्यकता है इस घोसी लोकसभा में। लोग सिर्फ जो उस प्रकार के लोग हैं जो बाँह चढ़ाते हैं, जो गुंडई करते हैं, जो गरीबों का ज़मीन लूटते हैं, जो बच्चियों के साथ रेप करते हैं, जो थाने में दलाली करते हैं, ऐसे ही लोग ऐसा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग साथ नहीं हैं। आप यहाँ किसी के मुंह पर माइक लगा दीजिए, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा, हर व्यक्ति। क्या है युवाओं के लिए, क्योंकि आप युवा हैं, बड़ी उम्मीद होगी युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या है? अरे मैंने तो बताया जीत की बात, मैं तो बताया ना कि ये हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, मैंने कहा महापरिवर्तन का आगाज़ युवा करता है, घोसी में महापरिवर्तन का आगाज़ युवा ही करेगा। रही बात हमारी युवाओं के लिए, बहुत सारी योजनाएं हैं भैया। सबसे पहले देखिए, युवा का निर्माण पे निचले स्तर से होता है और निचले स्तर से अगर उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे हम, तो फिर वो युवा वायु का रूप नहीं पकड़ सकता है। युवा मतलब वायु, और वायुमंडल तैयार करता है। हमारी सोच सबसे निचले स्तर से उठ करके है और निचले स्तर से उठ करके हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, अभी हमारी सरकार उनको तमाम नौकरियां देने का काम कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा बुने गए जो जाल हैं, जब अभी सिपाही की भर्ती आई, जब पकड़ाए लोग, तो कौन लोग पकड़ाए? वही समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग नौकरियों को का झांसा देकर के पैसा धनोगाही करने का काम करते थे। ये लोग जो साजिशें रचते हैं ना, अब ये साजिशें नहीं रची जा सकती हैं। आने वाले समयों में प्लेसमेंट भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेंगी। इसके साथ साथ जो बेरोजगार नौजवान, अभी देखिए, आप पूछे ना कि युवाओं के लिए क्या किया आपने, क्या करेंगे? यूपीपी की भर्ती आई ना, तमाम बच्चों का एज खत्म हो गया था। लोगों ने हमसे आग्रह किया, हमने कहा 3 साल बढ़वाऊंगा, मुख्यमंत्री से मिला, 3 साल बढ़वा दिया। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, वो वैकेंसी कैंसिल जरूर हुई, लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, फिर जब उसका फॉर्म भरा जाएगा, फिर सर से कहेंगे मुख्यमंत्री से कि 2 साल और बढ़ा दीजिए, ताकि जो बच्चे अपनी उम्र समय सीमा खत्म हो चुके हैं जिनकी, उनका काम हो सके। इसके साथ साथ देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए मैं पहले ही कहा कि सरकार की व्यवस्थाएं हम यहाँ लाएंगे, छोटे छोटे कल कारखाने उद्योग धंधे खुलवाएंगे, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले और वो अपने जो उनका छोटा भाई है या उनके परिवार छोटा बच्चा है उसको पढ़ा लिखा के होनहार बना सके, ताकि जब मजबूत सरकार हमारी है तो आने वाले समय में तमाम नौकरियाँ होंगी। अब तो पंचायती राज विभाग अपने पास है, अफरात नौकरी तो हमारे विभाग में है, अफरात नौकरी अपने विभाग में है। बस विल पावर चाहिए। नेताजी हमारे मंत्री हैं, आचार संहिता के बाद धकाधक वैकेंसी निकलेगी, बच्चे अपना भरे, नौकरी करें। वहाँ फटाफट पैसा और वहाँ टकाटक पता नहीं क्या क्या रहा है बाप। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे, राशन 10 किलो दे देंगे, आटा के साथ डाटा दे देंगे। अरे भाई, इनके वादे तो लंबे समय से 2014 से ही हो रहे हैं। अरे जब पूरा होगा तब न देंगे। ये जनता तो पूरा मूड बनाई है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो बंद आंख से सपना देख रहे हैं। यहाँ हर जनता खुले आंख से सपना देख रही है और सपना साकार भी हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1 सीट मोदी जी की छोड़ बाकी सब जीत रहे हैं। 400 सीट वो जीत रहे थे उत्तर प्रदेश में, 400 सीट उत्तर प्रदेश में जीत रहे थे, क सीट पाए हैं। छोड़िए, देखिए, अखिलेश यादव जी के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। मैं 8 महीना साथ में था। वो पॉलिटिशियन है, लीडर नहीं है। वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन
खाली तिकड़म लगाता है चुनाव जीतने का, और जो लीडर होता है वो भविष्य का निर्माण करता है। धन्यवाद। तो ये थे अरविंद राजभर, जिनके पास युवाओं को लेकर के बड़े दावे हैं, युवाओं को लेकर के तमाम सारे वादे हैं जो चुनाव के बाद पूरे करने की बात की जा रही है। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या होगा और घोसी की जनता किसको अपना सांसद चुनती है।